नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सरला जी खांसते खांसते बहुत परेशान थी। उनकी खांसी को काफी दिन हो गए थे। आसपास के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। रमेश जी ने देखा कि अब तो खांसी के साथ खून भी आ रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तेरी माँ को शहर के डॉक्टर के एक बार दिखा लो। बेटा, लेकिन अमन, जो कि रमेश जी का बड़ा बेटा है, उसने कहा, ठीक है पिताजी, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में दिखाता हूँ। कुछ दिन बाद रमेश जी ने फिर से अपनी बहू को कहा तो बहू ने भी साफ जवाब दे दिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं शहर लेके चलूं आप दोनों को। दिन भर काम करती हूँ, नौकरानी की तरह आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, और माँ जी मुझे रात में सोने भी नहीं देती है। रमेश जी बहू का जवाब सुनकर अगले दिन जैसे तैसे हिम्मत कर खुद ही सरला जी को शहर के अस्पताल लेकर गए। वहां सारे चेकअप कराए तो रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी। दोनों घर वापस आ गए। शाम को बेटे बहू ने रमेश जी से ये भी नहीं पूछा, कहाँ गए थे आप लोग, माँ को दिखा लिया क्या। रमेश जी को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद अकेले रमेश जी फिर शहर गए। डॉक्टर ने जब सरला जी के रिपोर्ट के बारे में बताया तो रमेश जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें एकदम सदमा सा लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को ग्रसनी कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज है। तुमने बहुत देर कर दी। अगर पहले दिखाया होता तो वो ठीक भी हो सकती थी, लेकिन अब उनकी जान बचा पाना नामुमकिन है। उनके पास कितने दिन बचे हैं ये कोई नहीं जानता। तुम्हें उनके आखिरी समय में उनके साथ रहकर समय बिताना चाहिए। रमेश जी जैसे तैसे खड़े होकर बाहर आए तो पैदल ही चल पड़े। तभी कुछ दूरी पर देखा कि कुछ यंग बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट और गुलाब दे रहे थे। अचानक से उन्हें याद आया, आज तो उनकी पत्नी का जन्मदिन भी है। हर साल रोज डे के दिन मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता था। मैं उन्हें बाहर लेकर जाता, उनकी पसंद का खाना खिलाते। कैसे छोटी छोटी खुशियों में सरला जी अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेती थी। हमेशा हंसने वाली और दूसरों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने वाली मेरी सरला। एक ही झटके में भगवान ने सारी खुशियां छीन ली। पता नहीं कब उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरी बार खुश होते हुए देखा था। वह भी रमेश जी को अच्छे से याद नहीं था। वह सोचने लगे, पता नहीं अब कब तक का साथ है हम दोनों का। यही सोचते हुए उन्होंने एक दुकान पर जाकर लाल साड़ी, लाल गुलाब खरीद लिया और घर जाकर उन्होंने वह साड़ी सरला जी के हाथ में रख दी। साड़ी को देखकर सरला जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। रमेश जी ने उसे साड़ी पहनकर आने को कहा तो अचानक ही सरला ने उनसे पूछ लिया, रिपोर्ट्स आ गई क्या? क्या आया रिपोर्ट में? डॉक्टर ने क्या कहा? और घबराने की कोई बात तो नहीं है, बस गले में इन्फेक्शन हो गया है, दवाइयों से सही हो जाएगा। ज्यादा चिंता मत करो, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बाबा, अब जल्दी से साड़ी पहनकर आओ, रमेश जी ने कहा। सरला जी जैसे ही साड़ी पहनकर आई तो रमेश जी ने उनके हाथ में गुलाब का फूल देते हुए बोले, जन्मदिन मुबारक हो सरला जी। बाद में बहुत सारी फोटो क्लिक की, अपनी, सरला जी की, कुछ अकेले की तो कुछ उनके साथ में। तस्वीर लेते समय रमेश जी काफी भावुक हो गए। रमेश जी ने सरला जी के बारे में जब बेटे बहू को बताया तो बेटा बहाना बनाता हुआ बोला, पापा, मैं तो खुद ही कुछ दिनों से आपको कुछ बताने की सोच रहा था। क्या बात है बेटा? पिता से कैसा संकोच? पापा, मेरी कंपनी वाले मुझे 1 महीने के लिए विदेश भेज रहे हैं। मना भी किया, लेकिन जाना जरूरी है। और मेरे साथ नेहा भी जा रही है। आप तो जानते हैं कि वह शादी के बाद से कहीं नहीं गई। पर बेटा, तुम्हारी माँ को और मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। रमेश जी उदास होते हुए बोले, मैं जानता हूँ पापा, पर जाना जरूरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
रमेश जी ने बेटे बहू की बहुत खुशामद की, पर वह नहीं माने और अगले दिन रमेश जी के हाथ में 10,000 रखकर दोनों वहां से चले गए। अपने पिता को ऐसी हालत में बेसहारा छोड़कर चला गया था। रमेश जी सोचने लगे, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पढ़ा लिखा कर उनको बड़ा करते हैं। कुछ देर बाद रमेश जी के फोन की घंटी बजी तो छोटा बेटा गुस्से में बोला, बाबूजी, यह सब फोटो स्टेटस पर लगाने की क्या जरूरत थी। लोग देखेंगे, आप दोनों पर हंसेंगे। बेटा, मैंने सोचा तेरी माँ के जीवन में जितने दिन भी शेष है वह सब खुशियाँ उसे दूं जो अब तक नहीं दे पाया। रमेश जी दुखी होते हुए बोले, क्या मतलब है आपका पापा। बेटा, तुम्हारी माँ को 3rd स्टेज का कैंसर है, कल ही मुझे पता चला। अब कौन सा दिन उनके जीवन का आखिरी दिन हो, कुछ नहीं पता, इसीलिए बस उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। तुमने शायद फोटो में अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा। उसके चेहरे की खुशी कितने दिनों बाद देखने को मिली है। कहते कहते रमेश जी रोने लगे। क्या पापा, माँ को ये सब हो गया और आपने मुझे बताया नहीं। मुझे माफ कर दो पापा, आपने बहुत अच्छा किया है जो माँ को खुश करने की कोशिश की। मैं अभी आपकी बहू और बच्चों को लेकर आप लोगों के पास आ रहा हूँ। रोहित बोला, आजा मेरे बच्चे, इस दुख की घड़ी में मैं अकेला हो गया हूँ। तेरा बड़ा भाई तो मुझे छोड़कर चला गया, तू आ जाएगा तो मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा और तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं बस 1-2 घंटे में पहुँच जाऊंगा। कुछ ही घंटों में रोहन अपने घर पहुंच गया और अपने पिता के गले लग खूब रोया। अपने बेटे को देखकर सरला जी भी भावुक हो गई। रोहित और उसकी पत्नी माँ की सेवा में लग गए। अब धीरे धीरे सरला जी को भी महसूस होने लगा था कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। तब सरला जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। रोहित ने अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए पिता से कहा, क्योंकि वह देख रहा था कि पापा दिन रात माँ की सेवा में लगे रहते हैं और वह शुगर के पेशेंट है। माँ की सेवा करने में कोई परेशानी नहीं है। हम तो माँ को इसीलिए अस्पताल में शिफ्ट कराना चाह रहे हैं ताकि माँ को ज्यादा परेशानी ना हो और आपको भी आराम मिले। माँ तो बीमार है ही, आप भी उनके लिए इतने परेशान ही रहते हैं। देखिए अपने आप को, कितने कमजोर हो गए हैं आप। अगर आप बीमार पड़ गए तो हम माँ जी को कैसे संभालेंगे। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारी माँ अस्पताल में मेरे बिना नहीं रह पाएगी। रमेश जी थके कदमों से अपने कमरे में चले गए। रोहित, कैसे जिद्दी है पापा जी, उनके लिए चिंतित हूँ मैं। रोहित की पत्नी नीतू कहने लगी, दिन रात लगे रहते हैं पापा, न टाइम से खाना खाते हैं न दवाइयाँ लेते हैं। नीतू, तुम अपनी जगह सही हो, पर उन्हें ज्यादा फोर्स मत करो। माँ पापा बिल्कुल तोता मैना जैसे हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इधर रमेश जी कमरे में गए तो सरला जी ने पूछा, क्या हुआ जी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी क्या। बच्चे क्या बोल रहे थे, हॉस्पिटल जाने को तो नहीं बोल रहे थे ना। मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल से। वैसे हॉस्पिटल का दर्द तो सह जाऊंगी, पर आपके बिना कैसे रहूंगी। इस बार तो शायद वापस नहीं आ पाऊंगी। मेरा यह विश्वास कह रहा है। मुझे खुद से अलग मत करना, मेरे आखिरी समय में मेरी आंखों के सामने ही रहना। सरला जी कांपते स्वर में बोली, नहीं, तुम यही रहोगी। बच्चे नहीं जानते कि तुम्हें सुई से भी डर लगता है, तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। तुम घर पर ही रहोगी मेरे साथ और यही ठीक हो जाओगी। वैसे तुम्हारे बिना तो मुझसे चाय भी गले से नीचे नहीं उतरती। खाना तो दूर की बात है, और रही बात मौत की तो तुम निश्चिंत रहो, इकट्ठे जाएंगे इस दुनिया से। तभी तो दूसरे जन्म में फिर से तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। रमेश जी पानी के गिलास से एक चम्मच पानी निकालकर सरला जी के मुंह में डालते हुए बोले। सरला जी ने पानी पीकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, तुम तो बातों के जादूगर हो।
खैर, किसी जमाने में एक गिलास पानी के लिए भी तुम मुझ पर आश्रित रहते थे। कभी खुद से अपने लिए कपड़े भी नहीं लिए। तो मैं सोचती थी कि मेरी सेवा के बिना तो तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। आज देखो कैसी विपत्ति आई कि तुमसे सेवा करवा रही हूँ, एक बोझ बन गई हूँ। नहीं सरला, न तुम सेवा कर रही थी और न मैं सेवा कर रहा हूँ। हम दोनों अपने प्रेम को कर्तव्य के साथ निभा रहे हैं। कमरे के बाहर खड़े बेटे बहू की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? रमेश जी बोले। नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। रोहित तो यह जानता था कि माँ पापा तो तोता मैना की जोड़ी है, पर अब उसकी पत्नी नीतू भी जान गई। सही में एक सफल गृहस्थी के लिए परिवार में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। कहते कहते नीतू की आंखें भर आई। लेकिन उसी रात सरला जी रमेश जी को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। रमेश जी पूरी रात अपनी पत्नी को एकटक निहारते रहे। बड़े बेटे को खबर की, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। सारे क्रियाकर्म छोटे बेटे और बहू ने मिलकर पूरे किए। सरला जी के जाने के बाद रमेश जी अंदर तक टूट गए और वह भी बीमार रहने लगे। करीब 15 दिन बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बार बड़ा बेटा बहू खबर करते ही आ गए और सारे क्रियाकर्म मिलकर किए। जब सारे क्रियाकर्म हो गए तो एक दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई रोहित से बोला, रोहित, पापा की वसीयत तो अब हमें बदलवा लेनी चाहिए। अब हम दोनों हिस्सा के बराबर कर लेते हैं। रोहित ने वसीयत लाकर अपने भाई के हाथ में रख दी, जिसे पढ़कर बड़े भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित, यह क्या बदतमीजी है? तुमने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरा हिस्सा कहाँ है? पापा की जायदाद में से दोनों का बराबर हिस्सा है। छोटा भाई रोहित बोला, यह जायदाद ना मेरी है। पापा बेशक मेरे नाम कर गए हैं, लेकिन मम्मी पापा के नाम से इस घर को एक छोटा सा कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करवाना चाहता हूँ, जहाँ लोगों को मुफ्त में सेवा मिलेगी। सामाजिक संस्थाओं से भी बात कर ली है, वह भी मेरा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। सोचिए, जब भी पापा के नाम से यह हॉस्पिटल बनेगा तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह तुम क्या बोल रहे हो? भैया, यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। मैं इसे बेचूं या कुछ भी करूं, उससे आपको क्या मतलब? आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों वहां से चले गए। बाद में रोहित वहां अपने मम्मी पापा के नाम से एक हॉस्पिटल खुलवाया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।